हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पद के जो भी बहाली आई थी और जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, वो एग्ज़ाम फिर से आने वाला है। सीएसबीसी ने इसका एग्ज़ाम मार्च 2024 तक कंडक्ट करा लेगा। तो इसके लिए हम लेके आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2024, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए आप इससे कवर कर लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी नई अपडेट हो वो आप तक जल्दी पहुंचे। तो शुरू कर देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, कौन शब्द जो है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कौन, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, आपको बता दें, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन क्या जो प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन क्या, और वही आपसे अगर पूछ दे कि कोई जो है कोई कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जैसे देखिए, मैं, तुम, वह, मैंने आदि जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह शब्द, यह जो है, यह ऑप्शन नंबर बी, यह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, वह, यह, वह जो भी शब्द आता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। उसी में अगर आप आ जाए तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रविशेषण बताते हैं। तो देखिए, प्रविशेषण जो है विशेषणों को विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विशेषणों का विशेषता बताता है। देखिए, वाक्य जो है, हम मान लेते कि कोई वाक्य लिए, तो वाक्य में पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति बड़े साहसी होते हैं। अगर हम बोले कि पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, तो साहसी जो है ये विशेषण हो गया। जबकि बड़े शब्द जो आता है, बड़े शब्द, ये आपका साहसी विशेषण की विशेषता बताता है। तो बड़े शब्द उपरोक्त में से प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही है? संज्ञा विशेषण का जोड़ी जो है, ये देखिए आपका, यह है आपका प्रांत प्रांतिक जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रांत प्रांतिक जो है संज्ञा विशेषण के गुण सही नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए, संज्ञा विष जो है, विष संज्ञा है और विषैला क्या होगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। पिता जो है, अगर मान ले पिता जो है ये आपका हो जाएगा संज्ञा, जबकि पौत्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। चलिए अगला देखिए। देखिए, जगदीश में वो कौन सी संधि आती है? तो जगदीश में जो है आपका, ये आपका व्यंजन संधि आती है। जगदीश में व्यंजन संधि आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, जगदीश का संधि विच्छेद अगर बोला जाए तो इसमें हो जाएगा आपका जगत जोड़ ईश, जगदीश पूछा जाता है। तो 5 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर देख लीजिए, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थक शब्द वाले खंड जो है ये आपको यौगिक कहलाते हैं। यौगिक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, देखिए, किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को ही सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, इनमें अवयव कौन है? अवयव है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे जो है ये अवयव है। ये देखिए, धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण अवयव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? अल्प प्राण वर्ण, देखिए, क और ग, ऑप्शन नंबर ए जो है क और ग, ये अल्प प्राण वर्ण है। देखिए, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है ये अल्प प्राण व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मांडवी। मांडवी जो है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करने वाला
संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये आपको पता है। जैसे मांडवी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का अंतर्गत रखा जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा जो है ये आपका हो जाएगा, देखिए हरियाली शब्द को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो हरियाली शब्द ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली शब्द ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियों कौन सी है, कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क ख ग और घ जो है ये कोमल तालव्य ध्वनि होता है। जैसे देखिए जीभ के पिछले हिस्से का तालु जो है, जीभ के पिछले हिस्से का तालु से संपर्क आने वाले जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि निकलती है, उन्हें कोमल तालव्य कहते हैं। ठीक है, तो क ख ग घ जो है ये आपका कोमल तालव्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। देखिए फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजूरियस डैश दी पार्टिसिपेट्स आर नॉट केयरफुल। इसका हो जाएगा आपका, देखिए इसमें कह रहा है कि जो जगह है खाली उसमें क्या भराएगा। तो रिक्त स्थान पर जो कंजक्शन है का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक कल्स जो है ऐसे में प्रोपोजिशन टू और विथ एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इफ। अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। ही सेम्स डैश यूनिवर्स ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हैज ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटली। देखिए यह जो है पूरी तरह से अचेत या समाधानक मालूम पड़ता है, पूरी तरह के लिए टोटली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्पेलिट वर्ड करेक्ट वर्ड इसमें कौन सा है, सही वर्ड कौन सा है। तो देखिए आपका दिया हुआ है होमरस, मतलब हो जाता है हास्यपूर्ण। ये जो है होमरस हास्यपूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है आपका ऑप्शन नंबर ए, इमेंस जो है बहुत बड़ा, ये आपका सही हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड शब्द है। चलिए 16 नंबर देख लीजिए। 53 व्यक्तियों में 1,05,40 रुपये की राशि समानता बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति का कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका 1,00,541 बाई 53 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 1897। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1897। ठीक है, चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 36 माइक्रोवेव और 12 कूलर का कीमत 84,116 रुपया है। तो 6 माइक्रोवेव और 2 कूलर का कीमत क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे कहा जाता है कि 36 माइक्रोवेव और 12 कूलर, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 36 माइक्रोवेव और 12 कूलर का दाम हो जाएगा 84,126। ठीक है, बराबर 84,126। तो वही आपका 3 माइक्रोवेव और 1 कूलर का हो जाएगा, तो 84,126/12। इसको काटिएगा तो 7010.5 करके आएगा। ठीक है, तो फिर आपका अगर 6 माइक्रोवेव और 2 कूलर का कीमत अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपका 7010.5 है, और गुने 2 बराबर हो जाएगा आपका 14,021 राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14,021 यानी कि 14,021 रुपया जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। भूमि ने अपनी मासिक आय को 14% अर्थात 3,675 रुपया का म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसकी मासिक आय क्या होगी। तो देखिए मासिक आय जो है आपका अगर मासिक आय निकाला जाए तो हो जाएगा आपका 3,675 गुने 100/14% है ना, तो 14। ठीक है, बराबर 26,250 राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 26,250 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए 4540 रुपये का राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला से चलिएगा ना तो जल्दी बन जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 4540 रुपया है तो 4540 गुने 8% गुने 8% 8 वर्ष और 8%, 8/100 कर दीजिए। परसेंट है तो परसेंट बटा 100, 8/100 हो जाएगा। देखिए 4540 गुने 8% है तो 8/100 और गुने 8 वर्ष बाद तो 8, ठीक है। इसको काट मतलब कटिंग करिएगा तो हो जाएगा 29.5 2905.6 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2905.6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के वर्ग में 22 के स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 2333 रुपया, तो संख्या क्या होगा। देखिए मान रख के बना सकते हैं आप। जैसे देखिए माना कि संख्या बराबर x हो जाएगा, माना कि संख्या बराबर x, तो x स्क्वायर प्लस 22 के स्क्वायर बराबर 2333, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर मान लिए और प्लस अगर दूसरा है वाई के स्क्वायर है तो वाई के स्क्वायर, ठीक है। दोनों के जोड़ने पर तो दोनों को जोड़ दिए बराबर 2333 आता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2333 बराबर 22 के स्क्वायर करिएगा तो 484 हो जाएगा। 22 के स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा। लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप समझ सकते हैं ना, बोल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 2333 माइनस 484, 22 के स्क्वायर तो 484 और प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो आप इसको माइनस घटाइएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर 1849 और स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हटाइएगा तो रूट, एक्स स्क्वायर बराबर 1849, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो 1800 रूट अंडर 1849 हो जाएगा बराबर 43 राइट आंसर हो जाएगा। तो 43 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 234 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। किसी विद्यार्थी के अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। अधिकतम अंक अगर बोले तो इसमें आप ऐसा बना सकते हैं। देखिए आपको बता दें, देखिए अधिकतम अगर बोल रहा है तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं 1034 माइनस 940, ठीक है। 1034 में से 940, 1034 माइनस 940, ठीक है, गुने 100/5, 5% है तो 5 को ऊपर कर दिए, ठीक है। 5 को नीचे कर दिए, 100 को ऊपर करके आप बना सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका 994 गुने 20 बराबर 1880, ठीक है। अब इसको माइनस प्लस करके बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। 1880 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह प्रश्न के स्थान पर लगभग क्या मूल आएगा। चिन्ह प्रश्न के स्थान पर आपको दिया हुआ 7500 भागा 42, आप वाट बराबर हो जाएगा 7500 भागा 42, तो इसको बटा में कर सकते हैं 42 गुने 13 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30,178.57, ठीक है, बराबर हो जाएगा 30,180 लगभग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,180, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुश्री ख्याति 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 78,400 रुपया 4 वर्ष के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में सुश्री ख्याति के कुल कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए आप पैसा जमा करता है 78,400 जो जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 78,400 प्लस 78,400 गुने 4 वर्ष बाद है तो 4 और 18%, 18% 18/100, ठीक है। तो 78,400 प्लस इसको गुना करके काट के निकालिएगा तो हो जाएगा 49,248, ठीक है। तो 78,400 प्लस 49,248 बराबर हो जाएगा 1,17,648 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,17,639 रुपया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
एक परीक्षा में सुमित को देखिए फ्रेंड्स, एक परीक्षा में सुमित को 850 में से 628 अंक मिलते हैं। ठीक है, परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत कितना है, तो उसका लगभग प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, आप इसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका परसेंटेज पूछ रहा है, इसका लगभग कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा 628 गुने 100 बटा 850%। ठीक है, इसको करिएगा तो हो जाएगा 73.88, यानी 74% के लगभग आंसर हो जाएगा। तो 74% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में विद्यार्थी की कुल संख्या 680 है, स्कूल में लड़कियों की संख्या 4405 है, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या में क्रमशः अनुपात, ये अनुपात पूछ रहा है ना। तो देखिए आपसे अगर अनुपात पूछे तो देखिए लड़कों की संख्या कितना है, तो 6280 में से 4405 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 1875। ठीक है, 6280 में से 4450 अगर घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 1875, और 4450 जो है कुल में से अगर हम लड़कियां की संख्या घटा दे तो लड़का की संख्या आ जाएगा। तो कुल में से अब 6280 में से 4405 घटा दिए तो 1875 जो है ये लड़का की संख्या आ गया, और लड़की की संख्या तो ऑलरेडी 4405 दिए हुए हैं। 1875 अनुपात 4405 लड़का लड़की का अनुपात, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 375 अनुपात 881, राइट आंसर 375 अनुपात 881। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सौंदर्य सभ्यता जो है, सौंदर्य सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था, तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा जो धातु का प्रयोग किया जाता था यह है आपका कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। जैसे देखिए सौंदर्य सभ्यता के निवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा था, तो कांस्य था। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये आप जानते हैं। और कांस्य के निर्माण में तांबा 90% और टीन जो है 10% का किया जाता था। ठीक है, वहीं आपका मोहनजोदड़ो में कांस्य के नृत्यांगना का मूर्ति मिली है, कांस्य के मोहनजोदड़ो में नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि लोहा का जो प्रयोग हुआ था वो हड़प्पा और ऋग्वेद सभ्यता में नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोहे का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये हड़प्पा और ऋग्वेद काल में नहीं हुआ था। ठीक है, लोहा का प्रयोग जो है ना उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो तक्षशिला जो है ना, प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। तो सिंधु तथा झेलम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तक्षशिला नगर जो है ना नगर, ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। ठीक है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी राजा तक्ष के द्वारा ही किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स चाणक्य जीवक जो है, चाणक्य जीवक और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र ही थे। ये आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे और ऑप्शन दे कि चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो या और भी हो, तो इसमें चाणक्य चंद्रगुप्त जो है आपका तक्षशिला के विश्वविद्यालय के छात्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू, माया और वंशीकरण का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 4 वेद में से अथर्ववेद जो है इसमें जादू, माया, वंशीकरण का वर्णन किया गया था। अथर्ववेद ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद जो है चारों वेद में से अंतिम वेद है, इसे आप ब्राह्मण ग्रंथ या गोपथ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैनमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका यूनानी स्रोतों के अग्रमीज एवं जैनमीज मगध शासक के धनानंद को कहा जाता था। तो धनानंद जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धनानंद। तो धनानंद जो है अंतिम शासक भी था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद ही था। ठीक है, वही देखिए महापद नंद अगर है तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद, ऑप्शन कभी कभी फंसाता है महापद नंद और धनानंद में। तो धनानंद जो है अंतिम शासक था और महापदम नंद जो है ये संस्थापक था नंद वंश के। उदयन जो है, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर का बसाया था। चलिए आप बताइए कि अजात शत्रु के बचपन का नाम क्या था,
तो देखिए फ्रेंड्स, अजात शत्रु के बचपन का नाम था आपका कुनिक। अजात शत्रु के बचपन का नाम था कुनिक। ठीक है, ये उदायन है, ये आपका पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। महानंद है, महापद्म नंद, ये आपका नंद वंश के संस्थापक था, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो रुहेलखंड जो है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, औरंगजेब। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में शाह आलम मराठा को संरक्षण में आ गया था। शाह आलम मराठा जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शाह आलम मराठा जो है ये संरक्षण में आ गया था। आइए देखिए, शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 ईस्वी में अपनी राजधानी इलाहाबाद बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और बता दें आपको कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये आपका 14 जनवरी 1761 को मराठा अहमद शाह और शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेल्जी जो है भारत के गवर्नर जनरल बन के आया था। तो लॉर्ड वेलेल्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेलेल्जी ने सहायक संधि भी लागू की थी। सहायक संधि अगर पूछे तो वेलेल्जी सहायक संधि भी लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता और एलोरा के गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, अजंता और एलोरा की गुफा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ अजंता के गुफा में 17 गुफा संख्या 17 को भारत में चित्रों का चित्रशाला भी कहा जाता है। और एलोरा के गुफा में राष्ट्रकूट वंश का स्मारक भी है। एलोरा के गुफा में राष्ट्रकूट वंश का स्मारक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सौंदर्य निवासी के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, सौंदर्य निवासियों के धार्मिक तत्वों में विशिष्ट मूर्ति की पूजा का तत्व जो है विधान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट मूर्ति पूजा। ठीक है, देखिए सौंदर्य सभ्यता में धरती माता या मातृ देवी को सर्व प्रमुख देवी मानते थे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य, नदी, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो आपका वंशानुगत राजा जो है ये राजा, देखिए राजा गोपाल जो है वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे जनता ने चुना था। ठीक है, और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। और पाल वंश के संस्थापक भी थे गोपाल। ठीक है, चलिए, और धर्मपाल जो है ये पाल वंश का महानतम शासक था। धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक थे। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उनका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा था? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं अपना नाम गंगकोंडा चोलपुरम रखा था? ठीक है, तो देखिए, राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपना राजधानी बनाई थी, स्थापित की एवं उसका नाम गंगकोंडा चोलपुरम रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अगला देखिए, विश्वविद्यालय में सरकारनी को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालय में सरकारनी को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये हो जाएगा आपका, विश्वविद्यालय में सरकारनी को लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया था। तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नलिखित को भारत में कार्य करने का कार्यक्रम का क्रमांक बताइएगा। तो वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, वेलेल्जी और कर्नवालिस, इसका कार्यकाल जो है सबसे पहले कौन आया था? तो आपको बता देते हैं, लॉर्ड वारेंस जो है, लॉर्ड वारेंस हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग जो थे, देखिए भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल दिखाते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है ये 1772 से 1785 में आए थे, सबसे पहले ये थे। उसके बाद थे, दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस जो है इनकी कार्यकाल था 1786 से 1793 तक। उसके बाद आए थे लॉर्ड वेलेल्जी। लॉर्ड वेलेल्जी का कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी। उसके बाद आए थे लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 ईस्वी में।
ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल है 1798 से 1805 और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 4 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 की लखनऊ समझौते के बीच हुआ था। तो 1916 के लखनऊ समझौते के बीच क्या हुआ था? तो देखिए 1916 के लखनऊ समझौते अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जो समझौता हुआ था वो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए 1916 ईस्वी का एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जहां मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी साथ साथ एक ही मंच पे हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता में 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित सीमा वह निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निश्चित सीमा और निश्चित सीमा एवं निश्चित जल राशि में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा। अगला देखिए, किसी नदी के खड़े पार्श्व बाही गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं क्या? तो बाहरी घाट संकीर्ण घाटी को कहते हैं आपका, देखिए नदी के खड़े पार्श्व या गहरी संकीर्ण घाटी को कहते हैं महाखंडन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महाखंडन। ठीक है, इसमें देखिए अगला देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है ये रिएक्टर से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से मापी जाती है, रिएक्टर मापनी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूकंप का मुख्य कारण जो है ये प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी जो है, सिस्मोलॉजी में भूकंप की अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे केंद्र या एपी सेंटर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो सहारा में जो है प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन जो है इसे कहते हैं सिराको। सिराको जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिराको। देखिए सहारा मरुस्थल जो है विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और सिमुक जो है अरब रेगिस्तान की बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यही आपका हो जाएगा मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल स्थानीय शीतल हवाएं हैं जो स्पेन एवं फ्रांस में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा सांभर जो है आपका, सांभर ऑप्शन ए में सांभर है, ये झील है, ये राज है। तो सांभर आपका राजस्थान में है। ठीक है, और लोनार झील जो है, लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र में है, लोनार हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। और पुलिकट झील जो है ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है फ्रेंड्स, और नैकुचिया जो झील है, नैकुचिया झील ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए आप। ये कह रहा है कि चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, ये सही है। दूसरा में है टुंडा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन आते हैं, ये भी सही है। और दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका कुंडलकुलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए इसमें आपका सूची 1 चिनूक है। चिनूक ये है आपका
हिमभक्षिणी इसका राइट हो जाएगा। हरमट्टन जो है ये आपका हो जाएगा, देखिए सहारा मरुस्थल, हरमट्टन सहारा मरुस्थल होगा। और मिस्ट्रल जो है ये हो जाएगा आपका, मिस्ट्रल हो जाएगा फ्रांस का और बोरा इटली का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ये शहर और नदी का नाम, शहर और नदी का नाम है। देखिए आपका हो जाएगा हेमबर्ग जो है, हेमबर्ग जो है ये आपका एल्ब में है, हेमबर्ग एल्ब में है। और ग्लासगो जो है, ग्लासगो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्लाइड, ग्लासगो जो है आपका क्लाइड में हो जाएगा। और ब्यूनर्स आयर्स जो है, ब्यूनर्स आयर्स हो जाएगा आपका लपलाटा में हो जाएगा। और रॉटरडम जो है ये न्यूमास में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा ठनकी स्थित सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेमू जो है, जेमू हिमाचल प्रदेश, जेमू हिमाचल प्रदेश। जैसे देखिए जेमू हिमाचल प्रदेश हिमानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, और गंगोत्री उत्तराखंड है, सियाचिन काराकोरम है, ये सब सुमेलित है। आपका जेमू हिमाचल प्रदेश है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, तो सबसे प्राचीन खंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आद्यकल्प शैल समूह। आद्यकल्प शैल समूह जो है सबसे प्राचीनतम खंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा का जो है ना सबसे बेसिन क्षेत्र अधिक है। देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही मैदान है। ठीक है, अगला का सुमेलित करें, नदी और उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी और उद्गम स्थान। देखिए सतलज जो है आपका, सतलज रकाश झील पे है, सतलज रकाश झील पे है। और सिंधु जो है, सिंधु आपका बोखरचू झील पे है। और शारदा जो है, शारदा आपका मिलम हिंदबंद झील पे है। और तिस्ता जो है ये कंचनजंगा झील पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है। तो देखिए हिमालय भारत के लिए महत्व, इसका महत्व है जल संबंधित प्रभाव, जलवायु संबंधित प्रभाव भी है, और प्रतिरक्षा है, और उर्वरक मृदाओं का स्रोत है। तो प्रतिरक्षा और उर्वरक मृदाओं का स्रोत है, ये तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। देखिए यदि हिमालय नहीं होता तो भारत जो है विशाल शीत मरुस्थल बदल जाता, शीत मरुस्थल में मतलब मरुस्थल में बदल जाता अगर हिमालय नहीं रहता तो। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मणिकाय के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, वही अगर 8 डिग्री चैनल हो तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिलिकाय के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ना लिखना ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है ये मुख्य न्यायाधीश जो है ये दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए भारत में राष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने का समय सीमा क्या है? तो देखिए भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर जो है उसका समय सीमा 6 महीना के अंदर भरने का समय सीमा होता है। ये अनुच्छेद 62 में भी दिया गया है। ठीक है,
चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। अगला देखिए, आकस्मिक निधि के राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि के राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका, आकस्मिक निधि से राष्ट्र जो है संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो है संबंधित विवाद के मामले को भारत के उच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा। तो भारत के उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष के पद भी संभाला था? ये हो जाएगा आपका, भारत के जो है ना एन संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला था। देखिए नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी जो है, इसका फुल नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए थे और 1977 में नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध जीत हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति भी बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का विरुद्ध जो है महाभियोग का आरोप संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा पारित। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ना अनुच्छेद 61 में निहित है। ठीक है, और अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है ना अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति का त्यागपत्र सौंपता है। राज्यपाल भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति को पद ग्रहण कर लेता है? उपराष्ट्रपति जो है कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति उपयुक्त सभी स्थितियों में राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद पर उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का प्रधान जो है ये कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के जो है प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत का प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा संचित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख ना अनुच्छेद 74 में भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष होता है। तो वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर, प्रधानमंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और कैबिनेट सचिवालय का नहीं होता है, आपका होता है वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है सिर्फ वित्त आयोग का। ये तीनों जो है ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री। देखिए, कैबिनेट के शासन का रीढ़ भी माना जाता है, कैबिनेट को शासन का रीढ़ भी माना जाता है और कैबिनेट की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अगला देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में देख लीजिए। तो देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। तो देखिए ऑप्शन 3 में दिया हुआ मंत्री परिषद के शक्तियों को निर्धारित करता है। तो केवल जो है तीसरा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, निम्न में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद को छोड़कर राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी तथा राज्यों के राज्यपाल के पद से हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो देखिए, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल का द्रव का घनत्व जो है ना, पेट्रोल का द्रव घनत्व जो है विकल्प में से सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए देखिए, जिस द्रव का घनत्व कम होता है वह अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरता है। तो पेट्रोल आपके पानी के ऊपर भी तैरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए, न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए अति चालकता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो अति चालकता जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अति चालकता की खोज 1911 में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओन्स ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, एक साथ गिराया गया। तो देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो दोनों पत्थर जो है ना जमीन पे एक साथ पहुंचेगी, दोनों पत्थर जमीन पे एक साथ पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्सर, पल्सर होता है एक, तो पल्सर जो है ना, पल्सर तेजी से घूमने वाला तारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तेजी से घूमने वाला तारा है। और वही अगर साइरस है तो साइरस सबसे चमकीला तारा है, साइरस जो है सबसे चमकीला तारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, साइरस तारा की पृथ्वी से दूरी 8.60 प्रकाश वर्ष की दूरी है साइरस तारा का। और वही आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकिस्मा सेंचुरी जो है तारा सूर्य के बाद पृथ्वी का कितने निकटतम का तारा है, यह दूसरे जो है पृथ्वी के दूसरे निकट का तारा होता है प्रकिस्मा सेंचुरी। सब ध्यान दीजिएगा, तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ये सब काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो घरेलू विद्युत उपकरणों में जो फ्यूज तार है ये धातु से, फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। तो गलनांक सबसे कम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज तार जो है शीशा और टीन के मिश्र धातु से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक संवेग जो है ये आपका अल्फा कण को होगा, अल्फा कण का। देखिए, संवेग जो है एक अदिश राशि है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है ना खगोलीय दूरी की इकाई है, तो खगोलीय दूरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है। अच्छा देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा आपका पारसेक, और एक पारसेक में हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो देखिए फ्रेंड्स, कार्य जो है ना, कार्य एक अदिश राशि होते हैं। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल भी होता है, कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बार किसका मात्रक है? तो बार जो है ना वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसें ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण का समय अनुपात 4:1 के अनुपात में है, तो गैसें ए और बी के अनुभार में प्रसरण अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए फिर, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसें ए तथा बी के समान आयतन का प्रसरण का समय का अनुपात जो है ये 4:1 है, तो गैसें ए और बी के अनुभार का प्रसरण अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1:16, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने का आशा करता है? तो देखिए, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर अपवर्तनांक गुणधर्म के परिवर्तन न होने का आशा करता है। तो अपवर्तनांक जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाल रंग का अपवर्तनांक है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हैलोजनों में इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, यदि किसी, इसका ऑप्शन नंबर सी 10 और 10 होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 10 और 10 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रंगहीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का कारण है। तो ये हो जाएगा आपका, रंगहीन पदार्थों के सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का कारण अपचयन होता है। तो अपचयन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आघातवर्धन या तन्य तत्व है, तो आघातवर्धन जो है ये आपका Al है। देखिए, Al जो है बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O होता है। और देखिए, सोना सबसे आघातवर्ध धातु है, सोना जो है सबसे आघातवर्ध धातु है, और सोडियम सबसे मुलायम धातु होता है, और पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु होता है। ये तीनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होता है। तो सहसंयोजक बंधन जो है ये आपका कार्बनिक विलायक में विलय होता है, कार्बनिक विलायक में विलय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सोडा लाइट की एक बोतल का गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्दन के निकट। देखिए, सोडा लाइट का एक बोतल गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, तो बोतल के गर्दन के निकट का भाग जो है ना, बुलबुले एकत्रित होंगे, गर्दन के निकट के भाग का बुलबुले एकत्रित होंगे। अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और अज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन जो है ये ज्वलनशील होता है। देखिए, हाइड्रोजन हल्की गैस है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए आपका ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली है? तो कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली है? तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम में पाचन थैली होती है। अगला देखिए, ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्ट्रियोसाइट जो है ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अस्थि में ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं। अगला देखिए, एलोसोम होते हैं आपका लिंग गुणसूत्र एलोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक होने का कारण आपका है, यह है आपका वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस होता है। देखिए, खसरा होने का कारण होता है आपका मोबिली वायरस, खसरा होने का कारण मोबिली वायरस होता है, और चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस होता है। और गलसुआ होने का कारण, तो देखिए गलसुआ होने का कारण मम्पस वायरस जो है ये गलसुआ होने के कारण होता है। ठीक है, और खसरा होने के कारण हो जाएगा आपका मार्बोली वायरस, जेनाटाइट्स हर्पिस, ये जो है ये आपका सिम्बेलोसिस वायरस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम होती है? तो अरक्ता में निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, देखिए विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो देखिए फ्रेंड, प्लेग रोग जो है ना ये वायु के माध्यम से फैलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्लेग रोग चूहा के पिस्सू से होता है, पेशाब से होता है, और प्लेग रोग जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, हैजा जो है ना विडिवियो कालेरी जीवाणु से होता है। ये आपका टाइफाइड जो है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
अन्न जो है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। ये है आपका स्टार्च का समृद्ध स्रोत है अन्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, मनुष्य के शरीर में पोषण पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, वसा और विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज, लवण की आवश्यकता पड़ती है। अन्न जो है एक स्रोत है, ये स्टार्च है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो है आपका यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है। पीलिया वायरस जनित रोग है, ठीक है। हेपेटाइटिस को पनडुब्बी रोग भी कहा जाता है, ठीक है। फिर मेनिंजाइटिस बीमारी जो है ये मस्तिष्क का रोग है। मेनिंजाइटिस बीमारी जो है ये मस्तिष्क का रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समान व्यक्ति में दिल का धड़कन के आमतौर पर दर कितनी होती है? तो समान व्यक्ति में दिल का धड़कन का औसत दर जो है ये 72 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट में औसत 72 बार ही दिल धड़कता है, ठीक है। अगला देखिए, इस ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग जो है ये आपका मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।